नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड द्वितीय सेमेस्टर से संबंधित प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। इस समय हम लोग फोर्थ पेपर जिसका कोड है EDU BEd 109 ए पेपर ग्रुप जो है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हम लोग इसके अंतर्गत एक डिस्क्रिप्टिव प्रश्न और 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विशिष्ट बालक के अर्थ को स्पष्ट करते हुए विशिष्ट बालकों के प्रकारों को बताइए। यदि यह प्रश्न आपसे मिड टर्म परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इसके आंसर को इस प्रकार लिखेंगे। विशिष्ट बालक का अर्थ कक्षा के अधिकांश बालक बालिकाएं सामान्य अथवा औसत श्रेणी के होते हैं और उनकी समस्याएं भी प्रायः एक समान ही होती है, किंतु कक्षा में कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो किसी बात को सामान्य बालक से बहुत शीघ्र ही समझ जाते हैं या साधारण और सरल बात को समझने में देर लगाते हैं या कठिनाई से समझते हैं। इन बालकों की ज्ञान उपार्जन संबंधी मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, व्यक्तिगत या शारीरिक समस्याएं विशिष्ट प्रकार की होती है। इस प्रकार के बालक दूसरों से अधिक तीव्र बुद्धि या मंद बुद्धि के होते हैं। साधारण बालकों की तुलना में उनके सामान्य शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास या तत्वों में अंतर होता है। ऐसे बालक को हम विशिष्ट और असाधारण बालक कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वे सामान्य बालक से भिन्न होते हैं। वे बुद्धि में या संवेग में, मानसिक या व्यक्तिगत या शारीरिक प्रकार से भिन्नता रखते हैं। आइए अब विशिष्ट बालकों के प्रकारों पर प्रकाश डाला जाए। तो मुख्यतः 9 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रतिभाशाली बालक, दूसरा पिछड़े बालक, तीसरा विकलांग बालक और चौथा समस्यात्मक बालक, पांचवा अपवंचित बालक, छठा सृजनात्मक बालक, सातवां मंदबुद्धि बालक, आठवां अधिगम निर्योग्यता बालक और 9 अपराधी बालक। इस प्रकार विशिष्ट बालकों के मुख्यतः 9 प्रकार हैं जो आपके सम्मुख हैं। तो इस प्रकार आप विशिष्ट बालकों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए विशिष्ट बालकों के प्रकारों का उल्लेख इस प्रकार से करना है। आप देख लिए। अब आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखें। आज का पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से स्वस्थ होते हैं। यह परिभाषा दी है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। टर्मन और ओडेन ने प्रतिभाशाली बालकों को परिभाषित करते हुए यह परिभाषा दी है। आइए दूसरे प्रश्न को देखें। किस मनोवैज्ञानिक ने 140 बुद्धिलब्धि प्रतिभाशाली बालकों की निम्नतम बुद्धिलब्धि माना है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं।
आप इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। टरमैन ने जो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि का न्यूनतम स्तर माना है 140, अर्थात टरमन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि 140 से ऊपर होती है, जबकि अधिक मनोवैज्ञानिकों ने 120 से अधिक प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि को माना है। तो यहाँ यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि टरमन ने प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धिलब्धि माना है वह 140 से अधिक माना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के विषय में किसने लिखा है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल एवं उपयोगी कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हैविंगहर्स्ट ने प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के विषय में लिखा है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल एवं उपयोगी कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। आइए चौथे प्रश्न को देखें। पिछड़े बालक को परिभाषित करते हुए किसने लिखा है कि एक पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता, जो कि उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। सिरिल बर्ट ने पिछड़े बालक को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता, जो कि उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है। आइए प्रश्न संख्या 5 पर विचार करें। पिछड़े बालक को परिभाषित करते हुए किसने लिखा है कि पिछड़ा छात्र वह है जो अपनी ही आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा उल्लेखनीय शैक्षिक न्यूनता प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। शानेल ने पिछड़े बालक को परिभाषित करते हुए लिखा है कि पिछड़ा छात्र वह है जो अपनी ही आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा उल्लेखनीय शैक्षिक न्यूनता प्रदर्शित करता है। आइए छठे प्रश्न को देखें। झूठ बोलने वाले और नाखून मुंह में लेने वाले बालकों को विशिष्ट बालक की किस श्रेणी में रखा जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। समस्यात्मक बालक जो झूठ बोलने वाले और नाखून मुंह में लेने वाले बालकों को विशिष्ट बालक के समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा, समस्यात्मक बालक। आइए प्रश्न संख्या 7 को देखें। जो बालक कला में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, यह कथन है। इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्रो एवं क्रो की यह परिभाषा है। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखें। पिछड़ापन बालक के व्यक्तित्व की विशेषता है।
चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक। इस दिए हुए ऑप्शन में जो सही उत्तर है वह सी होगा, मनोवैज्ञानिक। आइए 9वें प्रश्न को देखें। सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है? चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, टॉरेंस द्वारा सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण विकसित किया गया। प्रश्न संख्या 10 है, बाल अपराध विज्ञान का जनक है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सीजर लोम्ब्रोसो ने बाल अपराध विज्ञान का प्रतिपादन किया था। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 11 है, बाल अपराध के उपचार हेतु अनिर्देशित पद्धति का विकास किया। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्ल रोजर्स ने बाल अपराध के उपचार हेतु अनिर्देशित पद्धति का विकास किया था। आइए प्रश्न संख्या 12 को देखें। अभिसारी चिंतन एवं अपसारी चिंतन स्पष्ट किया। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन एवं अपसारी चिंतन को स्पष्ट किया था। आइए प्रश्न संख्या 13 को देखें। स्थिति से हटकर सोच का विकास करता है एवं नवीन आविष्कार करने में सफल होता है वह कहलाता है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सृजनशील बालक। आइए प्रश्न संख्या 14 को देखें। डिस्ग्राफिया का संबंध है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेखन संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 है, डिसलेक्सिया के लक्षण हैं। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इन चार ऑप्शन में से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पठन में कठिनाई जब होती है तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। तो आप इसे देखते रहें कि डिस्ग्राफिया जो है वह लेखन संबंधी कठिनाई है और डिसलेक्सिया पठन में कठिनाई। प्रश्न संख्या 16 है, डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन ए, गणितीय योग्यता की कमी या गणित संबंधी योग्यता में कमी को डिसकैलकुलिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, दिवा स्वप्न निम्न में से यानी कि दिवा स्वप्न निम्नलिखित में से किस आयु में अधिक देखे जाते हैं? चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इन चार ऑप्शन से सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, किशोरावस्था में दिवा स्वप्न अधिक देखे जाते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। चार विधियां दी हुई हैं। आप इन चार में से सही उत्तर का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, योजना विधि।
प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु योजना विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। और इसके जनक को यदि पूछे तो योजना विधि के जनक किलपैट्रिक को माना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 19 को देखें। विकलांगता के कितने प्रकार हैं? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी जन्मजात अनियमितता, दुर्घटना, बीमारी, यानी ये सभी विकलांगता के प्रकार हैं। इन सब से विकलांगता आती है। आइए आज का अंतिम और 20वां प्रश्न है। पिछड़े बालकों की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पिछड़े बालकों की पहचान के लिए सामूहिक परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, यानी सभी की जाती है। तो मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।